नमस्कार बंधु, मैं कैलाश बिहारी। आज हम लोग संस्कृत अनुवाद पुनः सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा अनुवाद में शब्द रूप का बेसिक चीज़ समझे, धातु रूप के बारे में समझे कि धातु रूप होता क्या है। यहाँ तक कि हम लोग कल देखे हलंत और विसर्ग पिछले दिन। तो आप लोगों को सबको याद होगा हलंत का अर्थ क्या होता है, आधा वर्ण। विसर्ग का अर्थ होता है हवा, जैसे रामा श्यामा देखे थे। और आप लोग देखे भी थे कि शब्द रूप का बेसिक चीज़ याद हो गया होगा। सह तव ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, मीनिंग भी आप लोग समझ गए थे। और धातु रूप का मतलब आपको मैंने समझाया था। कोई बताइए धातु रूप का मतलब क्या होता है? लकार। लकार का मतलब 5 लकार हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 5 लकार में हमने एक लकार पिछले दिन पढ़ा था, लट लकार। शेष हमारा 4 लकार है और वो 4 लकार भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग शब्द रूप का बेसिक चीज़ समझ गए। धातु रूप हम लोग कितना पढ़ना है वो भी समझ चुके हैं। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि याद होगा मैं पिछले दिन बताया था इसको बोलते हैं विसर्ग और इसको बोलते हैं हलंत। कहाँ हलंत होता है, कहाँ विसर्ग होता है, शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय सिखाएगा। तो हमने देखा था शब्द रूप में कहाँ हलंत और विसर्ग हुआ था और कहाँ नहीं हुआ था। धातु रूप में भी हमने देखा था लट लकार में कहाँ हलंत था, कहाँ विसर्ग था या नहीं था, सारी चीज़ देखे थे। आज हम लोग प्रत्यय सीखेंगे। प्रत्यय जिसका इंग्लिश होता है सफिक्स। तो चलिए कलम उठाइए और लिखना शुरू करिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें जानना है कि प्रत्यय कहते किसे हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जान रहे हैं वो लिख लीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं लिखिए। धातु या शब्द के अंत में लगकर या जुटकर, धातु या शब्द के अंत में लगकर जो अर्थ मीनिंग एवं लिंग जेंडर, धातु या शब्द के अंत में लगकर या जुटकर जो अर्थ को या एवं लिंग, जो अर्थ एवं लिंग में परिवर्तन कर दे, चेंजिंग, परिवर्तन कर दे या कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मेरा अपना पढ़ाने का अलग तरीका है। अलग अलग विद्वान इसकी जो भी व्याख्या करे वो आप उसे मत सोचिएगा, वो गलत है, सब कुछ सत्य है। तो धातु या शब्द के अंत में लगकर या जुटकर जो अर्थ एवं लिंग में परिवर्तन कर दे, जेंडर में परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से 2 बातें आई हैं। क्या आया? या तो शब्द के साथ लगेगा या तो धातु के साथ लगेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ या तो धातु के साथ लगेगा या तो शब्द के साथ लगेगा। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था धातुओं की संख्या कितनी है, 1944। अब शब्द तो अनलिमिट है, शब्दों की कोई निश्चित संख्या है नहीं। इसका मतलब सीधा है प्रत्यय हमारा 2 ही जगह लगेगा, या तो शब्द में लगेगा या तो धातु में लगेगा। धातुओं की संख्या निश्चित है किंतु शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है। अब आइए, इतना तो हम लोग समझ गए। धातु या शब्द के अंत में लगकर जो अर्थ को या लिंग में परिवर्तन कर दे। लिंग समझते होंगे, 3 लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। ध्यान रखिएगा मित्रों, संस्कृत में जो जेंडर है इसका नॉलेज बहुत ही कठिन काम है। जब आप अनुवाद बनाने के क्रम में जब हम लोग शब्द रूप में जाएंगे, देखिए बहुत कठिनाई महसूस होगी। लेकिन यदि आप प्रत्यय का नॉलेज हो गया है
तो आपको बहुत ही कम कठिनाई होगी, ना मात्र। यदि आप प्रत्यय को अच्छे तरह से नहीं समझे तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी, खासकर जब हम लोग शब्द रूप में आएंगे तब देखिएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यह शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग। यदि हमें प्रत्यय का ज्ञान हो जाएगा तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। इसलिए अनुवाद बनाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रत्यय। एक दूसरा, लिंग पहचानने में, जेंडर का ज्ञान होने में भी यह महत्वपूर्ण है। आइए, जब हम लोग अब देख लें कि प्रत्यय किसे कहते हैं तो आपके मन में आता होगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, आ रहा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, नोट करते जाइएगा। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक का नाम है कृदंत, दूसरा है तद्धित, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। अर्थात प्रत्ययस्य कति भेदाः सन्ति, प्रत्यय के कितने भेद है? प्रत्ययस्य त्रयः भेदाः सन्ति, प्रत्यय के 3 भेद है। कौन कौन से हैं हम लोग देख लिए, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो पहले हमने देखा प्रत्यय किसे कहते हैं। अब सवाल उठता है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो पाणिनि के व्याकरण में प्रत्यय को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान है। जो किसी धातु के साथ लगेगा, ध्यान रखिएगा, जो किसी धातु के साथ लगेगा वह हमारा कृदंत प्रत्यय होगा। जो किसी शब्द के साथ लगेगा वह हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिणत कर दे वह हमारा स्त्री प्रत्यय कहलाता है। आप यदि इसे लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा? धातु के अंत में लगकर जो अर्थ एवं लिंग को परिवर्तित कर दे वह हमारा कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरा, थोड़े विस्तार में, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में और लिंग में परिवर्तित कर दे वह हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। देखिए यहीं पर देख लीजिए, धातु के साथ कृदंत, शब्द के साथ तद्धित, एकदम क्लियर था। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो धातु के अंत में लगकर जो अर्थ एवं लिंग, जेंडर, ध्यान रखिएगा, या जेंडर रहित भी, लिंग रहित भी कुछ शब्द है जो अव्यय होते हैं, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, उसके अर्थ में लिंग में परिवर्तन कर दे वह हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, कृदंत। और जो किसी शब्द के साथ लगेगा वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और स्त्री प्रत्यय का अनुवाद में कोई यूज नहीं है। इसका काम क्या है? केवल पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देगा। इसलिए हम लोग यहाँ अनुवाद में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये केवल यूपीपीसीएस एग्जाम में स्त्री प्रत्यय का है, इसका हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे स्त्री प्रत्यय का। तो स्त्री प्रत्यय केवल पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है, उसे हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो हमें लगता है क्लियर हो गया यहाँ तक। पहले हमने देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो हमने देख लिया धातु या शब्द के अंत में लगकर अर्थ एवं लिंग को जो परिवर्तित कर दे उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री। कृदंत किसे कहते हैं? जो धातु के साथ लगे। तद्धित किसे कहते हैं? जो केवल शब्द के साथ लगे। और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना दे। चलिए अब आप आइए इस 3 प्रत्यय पर में एक हम लोग स्त्री प्रत्यय हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि अनुवाद में इसका कोई यूज नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आपके मन में यह और भी सवाल आ रहा होगा कि सर कृदंत प्रत्यय कितने हैं और तद्धित प्रत्यय कितने हैं, है ना? तो अब देखिए, हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वह केवल और केवल अनुवाद को ध्यान में रखते हुए आपको जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कितने धातु पढ़ने हैं, कितने आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ने हैं। तो मैंने जहाँ तक अपना निष्कर्ष निकाला है कि आप यदि कृदंत प्रत्यय में
यदि 14 धातु पढ़ लेते हैं, 14 प्रत्यय पढ़ लेते हैं और तद्धित में यदि 22 पढ़ लेते हैं तो आपको अनुवाद तो आ ही जाएगा, इसके साथ ही आपको जेंडर का भी ज्ञान हो जाएगा। इतना ही नहीं, अनसीन पैसेज में जिस जिस शब्द का प्रयोग होता है विशेष रूप कर, वो भी आपको नॉलेज में आ जाएगा। और जब आप प्रत्यय सीख लेंगे तो प्रत्यय से भी आपका संबंध वहाँ वाच्य से होगा। आप यदि प्रत्यय समझेंगे तो आप देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास है, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। यदि आप प्रत्यय समझ जाएंगे तो समास में ज़रूरत है, आप प्रत्यय यदि सोचेंगे तो संधि में भी इसकी आवश्यकता है, और कारक में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, और वाच्य में तो पड़ता ही पड़ता है। मतलब यदि आप संधि समास कारक वाच्य को भी यदि आप समझना है आपको, तो निश्चित रूप से फिर आपको प्रत्यय का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। और इतना ही नहीं, जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो देखिएगा उस श्लोक के बीच में भी प्रत्यय का यूज है। चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, श्लोक के बीच में अनसीन पैसेज आएगा, उसके बीच में भी प्रत्यय का प्रयोग होगा। और जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन में भी आप देखेंगे प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि संस्कृत में प्रत्यय कितना इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यही हमारे सिलेबस में नहीं है, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द आपको पता चल गया संधि समास कारक वाच्य इसके बिना होगा नहीं। निबंध लिखते समय अनुवाद की जरूरत, अनुवाद इसके बिना बनेगा नहीं। अनसीन में भी इसकी आवश्यकता हो गई, और श्लोक जो है वहाँ पर भी आपको प्रत्यय का जरूरत पड़ेगा। अब सोचिए कहाँ नहीं है प्रत्यय। तो प्रत्यय असंख्य बहुत है, लेकिन हम लोग केवल उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि हमें कहाँ अनुवाद हम बनाने में समर्थ है, उतना ही केवल प्रत्यय। तो आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग 14 प्रत्यय कृदंत में पढ़ेंगे, तद्धित हम लोग 22 पढ़ेंगे। इस तरह से आप टोटल देख लेंगे 36। यदि हम 36 प्रत्यय पढ़ लिए तो हमारा प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। ये प्रत्यय आपको पीसीएस एग्जाम में भी है, लेकिन वहाँ हम लोग थोड़ा अलग दृष्टि से देखेंगे, वहाँ किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कृदंत प्रत्यय। मित्रों, आप पहले समझिए कि क्या मैं कृदंत प्रत्यय को समझ सकता हूँ, इसका अनुवाद में कोई ज़रूरत है क्या हम लोग समझ पाएंगे? देखेंगे, कोशिश करेंगे। फिर हम लोग अगले दिन तद्धित प्रत्यय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कृदंत प्रत्यय का हम लोग देखेंगे। आइए तो हम लोग कृदंत प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। 14 में से पहला हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं कृदंत प्रत्यय। इसके अंतर्गत आ जाता है त्वा प्रत्यय। त्वा, आधा क आधा त और वा, त्वा प्रत्यय, ये हमारा कृदंत प्रत्यय है। इसको मैं पहले प्रत्यय के रूप में मान रहा हूँ, जो आपको ये पढ़ना है। यद्यपि आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये कृदंत के अंतर्गत हमारा त्वा प्रत्यय है। आगे जब हम लोग क्लास लेंगे तो हम लोग तद्धित भी देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि शब्द रूप बहुत ही बेसिक चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, धातु रूप का भी मतलब हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, कत्वा प्रत्यय, चलिए आप लोग लिखते जाइए। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, अर्थात ये शेष रहने का मतलब इसका भी एक तरीका है, लेकिन मेरा एक अपना पढ़ाने का अलग तरीका है, जिसके अंत में त्वा देख लीजिएगा, जिस धातु के अंत में आप समझ जाइएगा इसमें त्वा प्रत्यय है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है ना। त्वा प्रत्यय का क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। उसके बाद आगे लिख लीजिए, दो वर्णों का मूल धातु रहे तो, दो वर्णों का मूल धातु रहे तो, ध्यान रखिएगा मूल धातु, हम लोग बताएंगे मूल धातु और बदला हुआ रूप क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अगले दिन। दो वर्णों का मूल धातु रहे तो दोनों वर्णों के बीच में, दोनों वर्णों के बीच में, बीच का मतलब होता है मिडिल, बीच में
दोनों वर्णों के बीच में छोटी ई, ह्रस्व ई, इकार, जिसको आप इस तरह से मात्रा देते हैं, इकार का आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है। आगे और लिखिए, धातु के अंत में, धातु के अंत में म हलंत या न हलंत रहे तो त्वा प्रत्यय जोड़ते समय, त्वा प्रत्यय जोड़ते समय, त्वा प्रत्यय जोड़ते समय म हलंत और न हलंत समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नोट करते जाइएगा साथ में। धातु के अंत में चवर्ग, चवर्ग कहते हैं चाचा जाझा या, आप लोग को पता होगा, चवर्ग रहे तो कुछ अपवाद, कुछ अपवादों को छोड़कर चवर्ग का, क हलंत समझ गए होंगे, आधा क, चवर्ग का क हलंत हो जाता है। शेष धातुओं में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मूल रूप से है, हम लोग और विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन जो आपको समझने के लिए मैं इतना बताया तो याद रखिएगा। अब आइए, ये तो मैंने आपको तरह, चूँकि देखिए मित्रों 1944 धातुएं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें एक समझ विकसित करना है, हमें 1944 धातु का रिसर्च नहीं करना है, उसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया नहीं बताना है, हमें अनुवाद में कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखना है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान में क्या रखना है, त्वा का त्वा शेष रहता है, दो वर्णों के बीच में ई का आता है, ब हलंत न हलंत समाप्त है, चवर का आधा क हलंत हो जाता है। अब आइए इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे। लिखिए, त्वा प्रत्यय का प्रयोग, यूज कहाँ होगा, तो लिख लीजिए, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर इस अर्थ में किया जाता है, इस अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, कर, जैसे पढ़कर, हंसकर, लिखकर, है ना, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर ईटिंग, तो इस तरह से कर के अर्थ में हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में, कर इस अर्थ में किया जाता है। इससे जो बने शब्द होते हैं, ना तो पुल्लिंग होते हैं, ना तो स्त्रीलिंग होते हैं, और ना ही नपुंसक, लिंग रहित या लिंग को परिवर्तित करता है, अव्यय, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। त्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होता है, अव्यय होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, जिस शब्द का कोई लिंग नहीं रहता, ना तो पुल्लिंग होगा, ना तो स्त्रीलिंग होगा, ना तो नपुंसक लिंग हो, अर्थात लिंग रहित शब्द अव्यय होता है। इसका मतलब जो हमारा पुल्लिंग रहेगा उसको लिंग रहित बना देगा, यदि नहीं भी है तो भी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ अव्यय पद बिल्कुल प्रत्यय जुटने के बाद होता है, तो कुछ ये चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ लिखा अपवाद, ध्यान रखिएगा, एक तरह से अपवाद भी कुछ अलग है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि बस मैंने इतना सीख लिया तो हम पूरा एकदम संस्कृतज्ञ बन गए। तो अव्यय का मतलब समझ गए, जिस शब्द का रूप कभी परिवर्तित ना हो, कभी उसका किसी लिंगों में नहीं चलेगा, तो आप लोग को पता होगा ये कि लिंग रहित शब्द अव्यय कहलाता है। फिलहाल अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसको धातु के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आप लोग लिख लिए होंगे इस बीच में, और आप लोग समझ भी होंगे कि त्वा प्रत्यय क्या है। मैंने आपको बता दिया कि त्वा एक प्रत्यय है, प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया, और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने देख लिया। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में हम लोग 2 प्रकार के पढ़ेंगे, कृदंत और तद्धित। कृदंत केवल धातु के साथ लगता है और तद्धित केवल स्त्री प्रत्यय के तद्धित केवल शब्द के साथ लगता है। अब आइए हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग 4 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए धातु, उसके बाद लिखिए प्रत्यय, उसके बाद लिखिए कृदंत, उसके बाद लिखिए अर्थ, मीनिंग।
ये 4 कॉलम बना लिए। जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया वो मेरा एक अपना तरीका है, उसके लिए पाणिनि के व्याकरण में बहुत ढेरों सूत्र हैं, हम लोग सूत्र की चर्चा नहीं करें, हमें केवल एक समझ विकसित करने हैं। अब आइए सब कुछ भूल जाइए मैंने अभी क्या पढ़ा। अब सीधा देखिए, मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था पठ, ध्यान रखिएगा, जब हम मूल धातु लाएंगे तो उसमें हलंत होता है, याद रखिए। मूल रूप में एक बदला हुआ रूप भी होता है जो हम लोग आगे देखेंगे कि बदला हुआ रूप हमारा 4 लकार में चला, लट लोट लंग और विधिलिंग, अगले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो पठ धातु है, मूल रूप में जो रहेगा व्यंजन वर्ण उसमें आपका हलंत आएगा, इसमें अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, पठ हमारा धातु है, हम लोग इसको गिनती करेंगे, ध्यान रखिएगा स्वर की मात्रा नहीं गिनते हैं, केवल व्यंजन वर्ण की मात्रा गिनते हैं। तो देखिए प और ठ 2 वर्ण है, तो अभी अभी मैंने लिखा था 2 वर्णों का मूल धातु रहे तो बीच में छोटी ई, जिसको हम लोग हरस्तो ई, अभी अभी आप देखिए पहला लाइन मैंने लिखाया है, तो ई हो गया पठी। और पाणिनि संस्थान में अर्थात जो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे जिस प्रत्यय का जो शेष रहेगा वही हम लोग जोड़ देंगे, जो प्रत्यय जिसका जो शेष रहेगा वही हम लोग जोड़ देंगे। तो ध्यान रखिए कत्वा प्रत्यय का क्या शेष रहा, त्वा, क्या बन गया पठित्वा, इसका अर्थ क्या हो गया, पढ़ कर आफ्टर रीडिंग। तो समझ गए, तो पठ प्लस त्वा बराबर पठित्वा, पढ़कर। जैसे हम लोग अभी अनुवाद देखेंगे, मैं संस्कृत पढ़कर घर जाता हूँ, अहम संस्कृतम पठित्वा गृहम गच्छामि। लेकिन अभी हम लोग पहले और कुछ जोड़ लेते हैं धातुओं को। अब आप लोग खुद बताते चलिए, हस प्लस त्वा बराबर क्या होगा, सोच के देखिए क्या बनेगा। कल आपने देखा था हस में हंसी ले आए, त्वा का त्वा जोड़ दिए, इसका मीनिंग हो गया हंस कर, हंस कर। नोट करते जाइएगा। आप लोग बोलिए चल प्लस त्वा बराबर क्या बन जाएगा, चलित्वा। चलित्वा का मीनिंग यदि आप पिछले दिन पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो इसका मतलब चल कर। रट यदि हम जोड़ देंगे तो सोच के देखिए क्या बन जाएगा, रटित्वा, रट कर। वद प्लस त्वा बराबर क्या हो जाएगा, वदित्वा, बोलकर। अब आप देख लीजिए सब में 2 वर्ण का आता है, पाठ, हस, चल, रट, वध, है ना। उसके बाद यदि हम कहेंगे पत धातु है तो आप सोच के देखिए क्या बन जाएगा, पतित्वा, का अर्थ क्या होगा, गिर कर। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं बोल कर, गिर कर। अब यदि हम कहें रक्ष धातु है तो आप लोग खुद सोचते चलिए क्या बनेगा, रक्ष 2 वर्ण का है तो बीच में ई कर दीजिए, अक्त्वा का त्वा जोड़ दीजिए, रक्षित्वा का अर्थ होता है रक्षा कर। आपको मैंने एक अव धातु बताया था, याद होगा पिछले दिन, अव का अर्थ भी होता है रक्षा करना, तो 2 वर्ण का है, बीच में ई कर दीजिए, अक्त्वा का त्वा जोड़ दीजिए, इसका भी अर्थ होता है रक्षा कर। आपको याद होगा खाद धातु है, खाद धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो खाद में बीच में ई लगा दीजिए, अक्त्वा का त्वा, खादित्वा, खाकर, आफ्टर ईटिंग। तो इस तरह से आपका अश धातु है, इसमें आप यदि कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अशित्वा। इसी तरह से आप अन्य धातुओं में आप जोड़ सकते हैं। मैं जोड़ते रहूँगा तो कई दिन तक यही चलते रहेगा, इसलिए मैं आपको केवल एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ ताकि आप एक समझ विकसित कर पाए कि क्या है, क्या हम लोग समझ पाए। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी इसके बाद आप घर में जाइए एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया था जिस धातु के अंत में म हलंत रहे वह हमारा म हलंत समाप्त हो जाता है। याद करिए म है, जब हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये म हमारा समाप्त हो गया, ग बच गया और अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। और आपको अर्थ है, गम का अर्थ होता है जाकर, गम मन होता है जाना, तो जाकर, गत्वा का अर्थ क्या हुआ, जाकर। उसी तरह से आप देखेंगे नम धातु है, इसमें यदि अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, नत्वा। नत्वा का अर्थ होता है प्रणाम कर। तो नम धातु है, नम धातु का अर्थ होता है प्रणाम करना। आप यदि इसे लट लकार में लिखना चाहें तो कैसे रूप चलेगा,
नमति नमत नमंती, नमंती गुणिनो जना, आप लोग प्रयोग देंगे नमंती फलिनो विरिक्षा। तो इस तरह से नमंती का प्रयोग हमारा होता है। यदि मैं पूछूं कि नमंती में कौन सा लकार है तो आप लोग कोई बता सकते हैं, बताइए। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन 1.3, तो ये नम धातु है। और देखिए यदि आप नत्वा शब्द जान रहे, नत्वा का अर्थ होता है प्रणाम कर। आप लोग यदि जरूर पढ़े होंगे, यदि आप लोग में से इनमें से कोई हो सरस्वती शिशु मंदिर में, तो आपको वहाँ गुरुजी पहले दिन क्लास में पढ़ाएंगे, क्या याद है? नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, याद है? नत्वा, सोचिए श्लोक है और वहाँ नत्वा का प्रयोग है। तो इस तरह से आपको मैंने ये बताया कि श्लोक में भी आप कत्वा प्रत्यय का प्रयोग दिखनेगा। ये तो मैंने एक यहाँ उदाहरण दिया, मेघदूत में मिलेगा, आप किराता अर्जुनियम के पहले श्लोक में आपको मिलेगा, बहुत अन्य जगह में आपको मिलेगा, अनसीन पैसेज में मिलेगा। तो आपको पता चला कि प्रत्यय कितना इम्पोर्टेंट है। मैं केवल एक प्रत्यय आपको आज पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, फिर भी आपको मिल रहा है, तो ध्यान रखिए। उसी तरह से हम लोग जोड़ देंगे हन प्लस हत्वा बराबर क्या बन जाएगा? हत्वा। हत्वा का अर्थ होता है मारकर, मारना, ठीक है। तो हन मन धातु, मन धातु का अर्थ होता है मानना, याद रख लीजिएगा, धातुओं को आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। मत्वा, मत्वा मतलब होता है मानकर या समझकर। तो इस तरह से हमारा जिस धातु के अंत में म और न रहेगा, इस तरह से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। असंख्य है, लेकिन ध्यान देखिए कुछ अपवाद है, ऐसा मत सोचिएगा हम पूरा समझ चुके हैं। अभी मैं अपवाद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आइए चवर्ग का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पच धातु है, इसमें हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने लिखा था चवर्ग का मतलब च छ ज झ ञ। चवर्ग रहे तो चवर्ग हमारा क में बदल जाता है, आधा क में बदल गया, अक्त्वा का त्वा से श्राप, अक्त्वा मन होता है पकाकर। तो इस तरह से हमारा हुआ पचवा। यदि हम कहें युज धातु है, युज का अर्थ होता है जोड़ना, इसमें यदि हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा युक्त्वा। युक्त्वा का अर्थ होता है जोड़कर। यदि मैं कहूँ मुच धातु है, मुच का अर्थ होता है छोड़ना, इसमें यदि आप कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ध्यान देखिए च छ जो कुछ भी रहेगा वह चेंज कर देगा आधा क में, क्योंकि हलंत है, हलंत का अर्थ होता है आधा वर्ण, मैं पहले भी बता चुका हूँ। त्वा प्रत्यय का त्वा। मुक्त्वा का मतलब होता है मुक्त कर या छोड़कर। उसी तरह से यदि हम भुज धातु करते हैं, भुज का अर्थ होता है खाना, तो क्या बन जाएगा? भुक्त्वा। भुक्त्वा मन होता है खाकर, भोग कर, उपभोग कर। तो इस तरह से आपका और धातु चले रहे, ची धातु का चित्वा, जित्वा, नित्वा। यदि हम नी धातु को करते हैं तो नी प्लस त्वा, कोई चेंज नहीं होगा तो बन जाएगा नित्वा। नित्वा मन होता है लेकर या ले जाकर। आपको इस शब्द का प्रयोग कहाँ मिलेगा? मेघदूत में। आप लोग को पता होगा मेघदूत हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सेकंड पेपर वर्ग 7 में पढ़ते हैं, है ना। नित्वामासान कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, तो वहाँ आपको इस शब्द का प्रयोग मिला। इससे आपको पता चल गया कि श्लोक में भी यूज है। मैंने आपको कई जगह और कई अन्य उदाहरण है जहाँ हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि प्रत्यय कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, श्लोक को समझने के लिए, अनसीन को समझने के लिए, संस्कृत में अनुवाद के लिए, संधि समास कारक और वाच्य को समझने के लिए कितना इम्पोर्टेंट प्रत्यय है। तो इस तरह से मित्रों हम बहुत देते रहेंगे। पता चलता है कि अभी मैं लिखाते रह जाऊं तो शायद ये कई दिन तक चलते रहेगा, इसलिए अपवाद वगैरह सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और धातुओं को आज मुख्य रूप से हमें ये एक समझ विकसित करना है कि प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय का क्या है। अब हम लोग थोड़ा अनुवाद में चलते हैं। तो देखिए फिर जो बचेगा हम लोग आगे के देखेंगे क्लास में। तो इस तरह से कत्वा प्रत्यय को हम लोग यहीं पर जोड़ने का काम समाप्त करते हैं। अब हम लोग अनुवाद देखते हैं कि अनुवाद इस पर किस तरह से बनता है। अनुवाद में संस्कृत राइटिंग में कहाँ इसका योगदान है और क्या सचमुच में हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, और अनुवाद में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब संस्कृत राइटिंग में आइए। फिलहाल आप लोग लिख लिए होंगे तो मैं इसे मिटा देता हूँ, यदि आप लिख लिए होंगे तो। अब हम लोग चलते हैं आगे, अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
कल मैंने आपको पिछले दिन बताया था, आप छोटे छोटे वाक्य जरूर बनाइए। जैसे हम लोग आगे प्रत्यय पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अनुवाद बड़ा हो जाएगा। आज देखिए हम लोग, अब हम लोग लिखते हैं और आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए और संस्कृत में बनाते भी चलिए। मैं प्रतिदिन संस्कृत पढ़कर घर जाता हूँ। देखिए कल से बड़ा हो गया, पिछले दिन से अब इतना बड़ा है, इसे देख के आप घबराए नहीं, सीधा है। मैं का संस्कृत आप लोगों को पता होगा क्या होता है, बताइए। मैं पता है या नहीं है, भूल गए? चलिए आप लोग को याद है। मैं का संस्कृत अहम, अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है। प्रतिदिन का प्रतिदिनम, अभी सब में म लगाते जाइए, फिर मैं आपको पूछूंगा आपसे। संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया चुपचाप महलंत लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, पढ़ कर, कर शब्द जुटा है ना? इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे बताइए? अभी अभी हमने पढ़ा ना कि कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो कर है, स्वाभाविक कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब आइए, पढ़कर का धातु क्या है? मूल धातु पठ है। अभी अभी मैंने बताया था 2 वर्णों का मूल धातु रहे तो बीच में ई का आगमन होगा। पठी, त्वा प्रत्यय का त्वा जोड़ दीजिए। पठित्वा का अर्थ हो गया पढ़कर। ये हमें मुख्य रूप से देखना है। घर का संस्कृत क्या होता है? गृह होता है, तो हमने कर दिया गृहम। जाना का क्या होता है? गाम बदला हुआ रूप गच्छ, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिए वरज धातु भी है जाना, जो कि हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब मित्रों देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है अहम। आपको पता होगा अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में 3.1। और जाता हूँ प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, तो कौन सा? लट लकार का रूप जोड़ेंगे। लट लकार का रूप क्या है आपको पता है? ती तह अंति सी थ थ आमी। आमी का मतलब है अहम के साथ आमी लगा देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छामी या ब्रजामी। बन गया सेंटेंस। किसी ने गच्छामी लिख दिया उसका भी सही है, किसी ने व्रजामी लिख दिया उसका भी सेंटेंस सही है। आपको जो धातु याद आ जाए वही लिख दीजिए। यदि आप धातुओं में अंदर एक ही मीनिंग के कई धातु होते हैं तो आपको लेखन कार्य में एक मौलिकता आ जाएगी, है ना। फिलहाल अहम प्रतिदिनम संस्कृतम पठित्वा गृहम गच्छामि या व्रजामि। अब आप देखिए, इतना लिखने के बाद भी हमारी गलतियां हैं। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कहाँ कहाँ गलतियां हैं। यदि आप पिछले दिन, पिछला क्लास, पहला जो हमारी कक्षा थी, उसको यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हैं। अब आप देखिए, एक क्लास में ही आप गलती को पकड़ना शुरू कर दिए, देखने लगे कहाँ कहाँ गलती। अब यहाँ ध्यान दीजिए, याद करिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था मौ हलंत के आगे यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो मौ हलंत कभी नहीं होता है, बल्कि मौ के जो बगल वाला वर्ण है उसके ऊपर बिंदी हो जाता है। समझ गए हो? यहाँ गलती है। अब देखिए, प्रतिदिनम में मौ हलंत यहाँ स्व है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारी गलतियाँ हैं। यहाँ पर आप बिंदी, ये नहीं कि बिंदी जहाँ मन तहाँ लगा दिए। अब ये देखिए, यहाँ पर भी हमारा प व्यंजन है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले दिन बताया था जिसके अंत में आ रहता है और वह एक वचन में रहता है, वह कोई भी लिंग हो उसमें विसर्ग नहीं होता है, हलंत नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, यदि याद होगा तो। यहाँ कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ ग्वा व्यंजन था तो मैंने पहले ही ऑलरेडी दिया। अब आपका ये संस्कृत अनुवाद बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि इस प्रत्यय में भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया होगा कि अहम प्रतिदिनम संस्कृतम पठित्वा गृहम गच्छामि क्या है, बताइए। मेरी इसी क्लास में आप समझ गए होंगे कि यदि हम प्रत्यय सीखना शुरू कर देंगे तो और आगे मेरा बड़ा बड़ा वाक्य सेंटेंस बने। क्या करते हैं? जोड़ते जा रहा है, सेंटेंस को बड़ा करते जा रहा है। आपको तरीका भी है, जानते हैं, इस शब्द को कहीं भी आगे पीछे कर दीजिए, चेंज भी कर दीजिए शब्दों को कोई, लेकिन याद रखिए अहम के साथ आमी ही जोड़िए, अहम के साथ गच्छति नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको, पहले क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया था। अब आइए एक दो और सेंटेंस बनाइए।
हम लोग प्रतिदिन दाल चावल, भात भी बोलते हैं, दाल चावल सब्जी व्यंजन वेजिटेबल सब्जी खाकर, हम लोग प्रतिदिन दाल चावल सब्जी खाकर विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। देखिए, देखने में बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं आ रही होगी, क्योंकि कल आपने या पिछले दिन आपने पढ़ लिया है। अब आप सोच के देखिए, हम लोग का संस्कृत क्या होता है, याद करिए क्या होता है, बताइए, कोई बोलिए। वयम, सही है, वयम। अब आप देखिए यहाँ प है तो स्वाभाविक रूप से व्यंजन है, तो हम पहले ही से बिंदी लगा देंगे। प्रतिदिन का संस्कृत आपको होता है प्रतिदिनम, लेकिन दाल का संस्कृत क्या होता है आप लोग को पता होगा, द्विदलम। नहीं जानते हैं तो दालम भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत है। नागर अक्षर का प्रयोग हो जाएगा, मैं बताऊंगा नागर अक्षर क्या होता है, नागराक्षरे। चावल का होता है ओदन, ओदन, तो हमने क्या कर दिया यहाँ ओदनम। चूँकि आप देख लिए होंगे यहाँ स्वर आ गया, इसलिए मैंने यहाँ म हलंत का प्रयोग किया। यदि आप यहाँ बिंदी लगा देंगे ऊपर में तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ न करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए सब्जी का, देखिए भात का चावल का भक्तम भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ओदनम, लेकिन ओदन शब्द बहुत ही फेमस है। सब्जी का होता है व्यंजन, तो आप व्यंजन लिखिए, और चूँकि सब्जी को खा रहे हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, व्यंजनम लिख दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पर हमारा कर है, याद करिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, कोई बताइए इनमें से कोई भी, बोलिए। हाँ, कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय यदि जोड़ेंगे तो आपको पता है खाद धातु है, बीच में ई कर दीजिए, खादित्वा हो गया, खाकर हो गया। विद्यालय का संस्कृत क्या होता है, विद्यालय लिख के जहाँ जाना है म लगाइए, जो चीज़ खाना है म लगाइए, जो देखिए म लगाइए, अर्थात वो सब प्राय ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में होता है। जाना का फिर आपको पता है गच्छ है, गच्छ का अर्थ होता है जाना, और वयम के साथ आमा जोड़ दीजिए, क्या बन गया, देख रहे हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति आ रहा है कि नहीं, हाँ ध्यान रखिएगा। तो वयम विद्यालयम गच्छामः। अब आप देखिए संस्कृत बिल्कुल ही हम लोग अनुवाद किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को सीख रहे हैं। वयम प्रतिदिनम द्विदलम ओदनम व्यंजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छामः। और ध्यान रखिए मित्रों, मैंने आपको अश धातु भी बताया था, याद होगा, अश धातु का भी मीनिंग होता है खाना, तो अशित्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि राम ने खादित्वा का प्रयोग कर दिया और श्याम ने अशित्वा का प्रयोग कर दिया तो एकदम बिल्कुल दोनों का सही है। अभी अभी मैंने आपको एक और धातु बताया था, याद होगा, भुज धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भुक्त्वा। भुक्त्वा का भी अर्थ होता है खाकर। तो आप सोच के देखिए, खाकर का शब्द है और उसमें यदि 3 स्टूडेंट अलग अलग लिख रहे हैं तो यही आपको राइटिंग में एक मौलिकता प्रदान करते हैं, क्योंकि जो चेकर है वह समझ नहीं पाएंगे कि यह एक ही शब्द का बार बार प्रयोग क्या है। तो मेरे विचार से यदि आप प्रत्यय को सीख लेते हैं, धातु को अच्छे तरह से यूज करने सीख जाते हैं, तो आपको राइटिंग में भी, संस्कृत राइटिंग में भी एक अलग प्रकार की मौलिकता आ जाएगी। तो आइए हम लोग देख लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग, उसके बाद हमने देख लिया अनुवाद भी बना करके। तो इस तरह से आप मेरे विचार से घर में जाकर छोटे छोटे सेंटेंस को बना करके जिसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो। और ध्यान रखिएगा, अभी आप पूरा नहीं, जो मैंने धातु आपको बताया है उसी का यूज करिएगा, क्योंकि मित्रों अपवाद भी है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हमारा यही पूरा कंप्लीट। ये तो मैंने आपको एक बताया कि इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जब हम लोग क्लास लेंगे वहाँ आपको हम फिर विस्तृत चर्चा करेंगे, एक बार फिर से हम लोग चर्चा इस पर विस्तृत रूप से करेंगे। तो इस तरह से हम लोग संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे, है ना।
तो मित्रों, अब हम लोग आज देखें अनुवाद का एक प्रत्यय का रूप। तो मुझे लगता है कि आप लोग लगभग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं अच्छी बात है। इनकेस यदि आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो घर में जाइएगा, चिंतन मनन करिएगा कि भाई शब्द रूप क्या था, धातु रूप क्या था, प्रत्यय क्या। तो मैंने आपको आज एक कृदंत प्रत्यय पढ़ाया, त्वा प्रत्यय। अगले क्लास में हम एक और प्रत्यय पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है। अगले क्लास में ध्यान रखिए, क्रम से पढ़िएगा, तो फिर आप उसको समझ जाइएगा कि प्रत्यय क्या है। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बना के लाइएगा। क्योंकि हम लोग जब क्लास में स्टार्ट करते हैं तो डेली आपको मैं इसी तरह का अनुवाद देता हूँ। अनुवाद देने के बाद आपका मैं डेली चेक करता हूँ और चेक करूँगा भी। तो इस तरह से हम लोग अगले दिन प्रयास करेंगे। तो मेरे विचार से इस सभी धातुओं को ध्यान में रखिएगा। और पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सिलेबस को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर क्या है, और इन चीज़ों को देखिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग पुनः एक कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर हम लोग तद्धित पर आएंगे। इसका एक मैं उदाहरण देके बताऊंगा। ध्यान रखिए, यदि मैंने एक प्रत्यय पढ़ लिया तो आपको मैं तरीका बताऊंगा, उसमें कई प्रत्यय उससे एक साथ जुड़ते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, अगले दिन अगला प्रत्यय पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं क्लास रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले एक नए प्रत्यय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम अस्तु, धन्यवाद, पुनः मिलिष्यामः।